Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 4, Journal Entries of Standard 11 GSEB Board Accountancy. Okay, last lecture में journal entry करते कैसे मैं बताया था, उसका फॉर्मेट बताया था, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट. फिर मैंने जर्नल एंट्रीज का एक इलस्ट्रेशन भी करवाया था कि वो करते कैसे. अब मैं कंबाइन एंट्री का एक नया टॉपिक बताऊंगी. कंबाइन एंट्री जर्नल एंट्री का एक पार्ट है जिसके अंदर क्या होता है, एक चीज अगर एक ही टाइम पे 2-3 ट्रांजेक्शन एक साइड हुए जो सिमिलर ट्रांजेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं. जैसे कि अगर मैंने 3-4 एक्सपेंसेस पे कर लिए एक ही टाइम पे मैंने या एक ही दिन के अंदर मैंने 3-4 एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो मैं क्या करूंगी, मेरा कैश हर ट्रांजेक्शन में गया. मैंने सैलरी पे किया, मैंने वेजेस पे किया, मैंने टेलीफोन एक्सपेंस पे किया, मैंने कोई भी चीज एक्सपेंस पे किया, तो मेरा हर एक्सपेंस एक ही दिन में अगर मैंने पे किया हो या एक ही टाइम पे किया हो तो मेरे हर टर्म्स में मेरा कैश गया है. तो सब में मेरा एंट्री, नॉर्मल एंट्री क्या होगी, सैलरी टू कैश, वेजेस टू कैश, टेलीफोन एक्सपेंस टू कैश, मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश. ठीक है, तो सब में टू कैश टू कैश टू कैश, तो हर में कैश क्रेडिट हो रहा है, हर में कैश क्रेडिट हो रहा है. नेक्स्ट, अगर इन सब की जगह में सब सैलरी डेबिट हो रहा है, वेजेस डेबिट हो रहा है, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो इन सबको डेबिट कर दूं एंड लास्ट में कैश को इन सबके टोटल वाले अमाउंट से क्रेडिट कर दूं तो भी चलेगा. एग्जांपल बताती हूँ. एग्जांपल नंबर 2 से 2, 3 ये सब इससे बेस है. 3 के अंदर पूरी बहुत सारी जनरल एंट्रीज, इसके अंदर कंबाइन एंट्रीज भी इन्वॉल्व है. ठीक है, और एग्जाम्पल 2 तो ओनली इस पे बेस्ड है. उसके पहले एक ऐसे ही रफली एग्जाम्पल दिया है, पहले मैं वो एग्जाम्पल करवाऊंगी फिर एग्जाम्पल नंबर 2 करवाऊंगी. ओके, सो वो एग्जाम्पल क्या दिया, 15 जनवरी 2015, मतलब एक ही दिन में सब ट्रांजेक्शन हुए, राइट. फॉर वेजेस ₹300, एज सैलरी ₹2000, वेजेस कितना 300, सैलरी 2000, टेलीफोन बिल 500 आर पेड इन कैश. तो नॉर्मली अपन एंट्री क्या करते हैं, वेजेस टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300. जनरल एंट्रीज में हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट हमेशा सेम होती है. अगर डेबिट में एक से ज्यादा चीज है तो डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम होता है. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, 500. ओके, ये क्या हुई, अपन नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करते हो. अब कंबाइन करके बताती हूँ. सब में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, मतलब हर में कैश क्रेडिट हो रहा है. तो मैं उसको ऐसा लिख सकती हूँ, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट भी डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इन सब में इंडिविजुअल इनकम अमाउंट 300, 2000, 500. अब 300 प्लस 2000 दैट इज 2300 एंड 2300 प्लस 500 दैट इज 2800. 2800 डायरेक्ट में कैश में लिखोगे. कैश का टोटल करो तो 300 प्लस 2000 2300 प्लस 500 2800. तो कैश में वैसे ही 2800 होते हैं और वैसे मैंने कैश में डायरेक्टली 28. अब इनका टोटल और ये हमेशा सेम होना चाहिए. डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल हमेशा जनरल एंट्री में सेम होना चाहिए. क्लियर एवरीवन? एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो फिर नेक्स्ट सम करवाओ. Okay, continuing with illustration number 2, just a minute. Illustration number 2. क्या बोला है सेकेंड इलस्ट्रेशन के अंदर, to commence business with the name Radhika Helpline, brought in business rupees 2000 in cash,
मशीनरी ₹10,000 एंड स्टॉक ₹5,000। जब भी बिजनेस कमेंस कर रहा है, ओनर कुछ लेके आ रहा है, जब भी बिजनेस कमेंस मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है कमेंस मतलब स्टार्ट करना। जब भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, जब भी बिजनेस कमेंस हो रहा है, तब ओनर कुछ लेके आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। एंड बिजनेस में अगर ओनर कुछ लेके जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। ये बिजनेस में ओनर लेके आ रहा है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो गया, कैपिटल। ओनर अपना कोई पर्सनल एसेट या कैश लेके आ रहा है बिजनेस के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो अभी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ओनर कैश भी लेके आया है, मशीनरी भी लेके आया है, स्टॉक भी लेके आया, तो ये सब कैपिटल के फॉर्म में लेके आया है। ये सब क्या है, अल्टीमेटली कैपिटल। तो मैं इसकी कंबाइंड एंट्री कर सकती हूँ। क्या क्या चीजें लेके आया, वो कैश अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। मशीनरी भी आ रही है ना बिजनेस के अंदर, तो मशीनरी अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। स्टॉक भी बिजनेस में आ रहा है, वॉट एवर कम्स इन डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट, किस फॉर्म में आ रहा है सब कुछ, कैपिटल के फॉर्म में। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, सो कैश कितना आ रहा है, 20,000 रुपए, मशीनरी 10,000 की आ रही है एंड स्टॉक 15,000 का। सो टोटल कैपिटल बिजनेस के अंदर कितना आया, टोटल कैपिटल बिजनेस के अंदर कितना आया, 20 + 10 30, 30 + 15 45,000 का टोटल कैपिटल आया। एंड नरेशन क्या आएगा, नरेशन क्या आएगा, बैंक कैपिटल बॉट इन द फॉर्म ऑफ, किस किस फॉर्म में कैपिटल आया, कैश, मशीनरी एंड स्टॉक। ओके, सो कैपिटल आया बिजनेस में ये तीन चीज के फॉर्म में, दैट इज कैश, मशीनरी एंड स्टॉक। ओके, सो ये हो गया इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 खत्म हो गया। ओके, अब करेंगे इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 के अंदर क्या है, कैपिटल एंड ड्राइंग की एंट्रीज है, मेनली कैपिटल एंड ड्राइंग की जनरल एंट्रीज है। इसमें कुछ कंबाइंड एंट्रीज भी है, कुछ नॉर्मल एंट्रीज भी है। तो अपन ये इलस्ट्रेशन शुरू करेंगे, साथ साथ में समझते जाएंगे कि एंट्रीज बोलना क्या चाहती है। और फिर एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो, फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। ओके, continuing with the next question, that is illustration number 3. Illustration number 3. Ajay has commenced his business with the name Awadh Enterprise. Write journal entries from transaction of July 2014. Okay, business नया नया चालू हुआ है, date, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. Okay. Journal entry in the books of Awadh Enterprise. Journal entries in the book of Awadh Enterprise. Okay. So पहली एंट्री क्या है, इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड कमेंस बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस के अंदर ओनर कैपिटल लेके आया है। कैपिटल किस फॉर्म में कुछ नहीं बोला है, तो अपन अज्यूम करेंगे कि कैश में लेके आया है। ठीक है, ठीक है। सो पहली डेट कौन सी है, 1 जुलाई 2014, जुलाई 1। ओके, तो कैश के फॉर्म में लाया होगा, कुछ नहीं लिखा है तो अपन ये अज्यूम करेंगे कैपिटल कैश के फॉर्म में आए। वॉट एवर कम्स इन डेबिट, सो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, तो टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है, बिकॉज कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी, बिजनेस को ओनर को चुकाना पड़ेगा। बिजनेस ओनर से उधार पे पैसे ले रहा है, उधार पे पैसे या मशीनरी ले रहे, तो जब उधार पे कोई चीज लेते कर्जा बढ़ता है, कर्जा बढ़ता है तो लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी को कंसिडर करके कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज 50,000। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, जुलाई 4।
ओके, bought goods of rupees 10,000, furniture 2,000 and debtors of rupees 30,000 in business. अब पहले में वो कैश लेके आए, 4 तारीख को वो डेटर्स, पुराने बिजनेस के डेटर्स होंगे उनके, तो 10,000 के गुड्स लेके आए, दैट इज स्टॉक। 2,000 का फर्नीचर लेके आए, डेटर्स 30,000 का लेके आए। तो क्या क्या लेके आए? गुड्स, गुड्स को मैं स्टॉक भी लिख सकती हूँ, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये क्या हो गया? कंबाइन एंट्री। क्यों? एक ही दिन में 2-3 चीज एक साथ कैपिटल के फॉर्म में लेके आए, कैपिटल के फॉर्म में या कुछ कैश में पेमेंट किया होता है एक ही दिन में बहुत सारा, तो सब कंबाइन एंट्री में लिख सकते हैं। तो गुड्स, फर्नीचर एंड डेटर्स, ये 3 एसेट्स, गुड्स, फर्नीचर एंड डेटर्स, 3 एसेट बिजनेस के अंदर ओनर लेके आया। ओनर लेके आया तो क्या हो जाता है? कैपिटल। टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितना कितना क्या क्या लेके आया? 10,000 के गुड्स लेके आया, 2,000 का फर्नीचर एंड 30,000 के डेटर्स। सो 10 + 2 12, 12 + 30 42। सो मैं कैपिटल में कितना आएगा? 42,000। अगर ये कैश भी उसी दिन लेके आए हो तो इन दोनों का डेट चेंज हो रहा है, इसलिए कैश कंबाइन एंट्री में लिखा है। अगर कैश भी 4th को ही लेके आया था तो कैश, गुड्स, फर्नीचर, डेटर्स 2 कैपिटल होता है। क्लियर? कैश अलग डेट पे लेके आया इसलिए वो कंबाइन एंट्री में इन्वॉल्व नहीं किया, वरना है तो वो भी कैपिटल। क्लियर एवरीवन? सोल्ड बाइक ऑफ 20,000 for 15,000 आउट ऑफ विच 10,000 इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। अब बाइक क्या है? पर्सनल एसेट है, कितने की भी थी, कितने में बेची, क्या फर्क पड़ता है? बाइक क्या है? पर्सनल एसेट है, तो कितने की थी, कितने में बेची, डजेंट मैटर। बिजनेस का कोई एसेट कितने में था और कितने में बेचा तो मैटर करता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला, कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, ऐसा कुछ भी। लेकिन इसमें ये बाइक पर्सनल एसेट है, ओनर की खुद की है, तो वो कितने में ली थी, कितने में बेची, डजेंट मैटर। उसको बेच के बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है वो मैटर करता है। बिजनेस में अल्टीमेटली ओनर ने कितना पैसा लाया? 10,000। सोल्ड बाइक ऑफ 20,000 for 20,000 की बाइक 15,000 में बेची, डजेंट मैटर। आउट ऑफ विच 10,000 इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, मतलब उसमें से 10,000 बिजनेस के अंदर कैश लेके आया, वो मैटर करता है, बाकी कोई चीज मैटर नहीं करता। तुमने बाइक बेची, कोई भी चीज बेची, कैसे पैसा आया, डजेंट मैटर। पैसा आया, डेट मैटर्स। तो कैश आया अल्टीमेटली कौन सी तारीख को आया? 10 तारीख को। 10 तारीख को कैश के फॉर्म में कैपिटल आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना? 10,000। तुमको इन सब में नरेशन लिखना है। नरेशन में तुमको लास्ट टाइम भी सिखा दिया था कैसे लिखना है, तो नरेशन खुद लिखना है, स्पेस की कमी रहती है, इसके लिए मैं नरेशन में प्लेस वेस्ट नहीं करूंगी। ओके, बॉट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल ऑफ ₹6,000 एंड पेएबल ऑफ ₹4,000। अब बिजनेस के अंदर रिसीवेबल भी आए, पेएबल भी आए, तो रिसीवेबल डेबिट होता है, पेएबल क्रेडिट होता है। तो इसकी भी अपन कंबाइन एंट्री करेंगे क्योंकि एक ही दिन है। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। रिसीवेबल्स मतलब क्या होता है? बिल रिसीवेबल्स भी हो सकता है, डेटर्स भी हो सकता है। रिसीवेबल्स क्या होता है? बिल रिसीवेबल भी हो सकता है, डेटर्स भी हो सकता है, जिससे अपन को पैसा आने वाला है। पेएबल्स मतलब जिससे अपन का अपना पैसा जाने वाला है। तो पेएबल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। एंड कैपिटल भी क्या होता है? ये सभी कैपिटल के फॉर्म में ही लाया है ना, बिजनेस ओनर लेके आया सब कुछ, तो कैपिटल के फॉर्म में ही लाया। तो कैपिटल पे हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब रिसीवेबल्स कितना है? रिसीवेबल्स कितना है? 6,000। पेएबल्स कितना है? 4,000। तो अल्टीमेटली नेट कैपिटल कितना है? 2,000। क्योंकि अगर हम इसकी एंट्री करते तो मैं क्या करती? रिसीवेबल्स टू कैपिटल 6,000 एंड कैपिटल टू पेएबल्स, मतलब क्या? बिजनेस में कैपिटल फंड में से पेएबल्स को पैसा जाने वाला, तो कैपिटल कम हो गया। बिजनेस में कैपिटल 6,000 का लाया, लेकिन 4,000 वो कैपिटल में से किसी और को देना, तो अल्टीमेटली 2,000 का ही कैपिटल बिजनेस के अंदर आया। वापिस मेरी बात सुनना, 6,000 का कैपिटल बिजनेस के अंदर लेके आया, लेकिन बोला है 6,000 में से 4,000 तो तुमको किसी को देना पड़ेगा, तो 4,000 का देना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली बिजनेस में तो 2,000 का ही कैपिटल आया ना। तो कभी भी क्या करना है? रिसीवेबल, पेएबल, फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही कैपिटल होगा। क्लियर एवरीवन? ओके। पेड ऑफ इनकम टैक्स ₹500, पेड ऑफ इनकम टैक्स
500। अभी हाँ समझना, जब भी ऐसा बोला हो इनकम टैक्स पे करना, इनकम टैक्स के सिवाय बाकी सब टैक्स बिजनेस के टैक्स माने जाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स पर्सनल टैक्स माना जाता है। अगेन अच्छे से सुनना, इनकम टैक्स के सिवा अगर सेल्स टैक्स, वैट कोई भी चीज लिखी होती तो जीएसटी कुछ भी लिखा होता तो बिजनेस का टैक्स माना जाता है। लेकिन इनकम टैक्स ऐसा टैक्स है जो ओनर का पर्सनल माना जाता है, बिजनेस का नहीं माना जाता। इसलिए ओनर का कोई पर्सनल काम के लिए पैसा बिजनेस में से जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। बिजनेस में से पैसा जा रहा है ओनर के लिए, बिजनेस में से पैसा जा रहा है ओनर के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होता है टू ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में से तो कैश जा रहा है ना अल्टीमेटली। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में से तो अल्टीमेटली पैसा जा रहा है 500 रुपए 500 रुपए। क्लियर एवरीवन? ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट क्यों किया, बिकॉज इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, विड्रॉन ₹1000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। 1000 रुपीज बिजनेस में से निकाले पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए 1000 रुपए निकाले 20 तारीख को, तो बिजनेस में से पैसा निकाला मतलब क्या हो गया, ड्रॉइंग। ओनर अपने पर्सनल खर्च के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होता है। व्हाट एवर गोज आउट क्रेडिट, तो कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ओके, सो 1000 रुपए बिजनेस में से ओनर ने निकाला खुद के पर्सनल यूज के लिए, करेक्ट। पेड ₹200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। कोई भी टाइप का इंश्योरेंस बिजनेस में पे करते हैं तो बिजनेस का माना जाता है, बट लाइफ इंश्योरेंस कभी भी बिजनेस का नहीं माना जाता, क्योंकि बिजनेस की लाइफ का कोई इंश्योरेंस नहीं होता, इंसानों की लाइफ का इंश्योरेंस होता है। तो इंसान, ओनर और बिजनेस दो अलग एंटिटीज है, ओनर एंड बिजनेस दो अलग एंटिटीज है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस हमेशा ओनर का माना जाता है, उस वजह से वो ड्रॉइंग माना जाता है। लाइफ इंश्योरेंस ही एक ऐसा इंश्योरेंस है जो ड्रॉइंग में जाता है, बाकी सब इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के अंदर माने जाते हैं। जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बिजनेस के माने जाते हैं, खाली लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो ओनर का पर्सनल माना जाता है। जब भी लाइफ इंश्योरेंस वर्ड आए तो क्या आएगा, ड्रॉइंग। 22 को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट 200 रुपीज पे किया ना, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट कैश में पे किया तो टू कैश अकाउंट। कुछ नहीं बोला है मतलब अपन को समझ आने का कि कैश में पे किया। कितना पे किया है, 200 रुपए। कितना पे किया है, 200 रुपए। ओके, नेक्स्ट, विड्रॉन गुड्स ऑफ रुपीज 400 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। 400 की गुड्स खुद के यूज के लिए बिजनेस में निकाले गए। अच्छे से सुनना, जब बिजनेस में से कोई गुड्स निकाले जाते खुद के पर्सनल यूज के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। अगेन उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। लेकिन बिजनेस में से कुछ भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं तो गुड्स गए हैं तो परचेज हमेशा क्रेडिट। बिजनेस में से कभी भी गुड्स कोई भी रीजन से गए हैं तो परचेज, कोई भी रीजन से, अगर कोई थेफ्ट हो गया है, कोई भी चीज से बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, भले पर्सनल यूज के लिए, थेफ्ट के लिए, हमेशा परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जब भी बिजनेस में से कोई भी अलग सेल के सिवाय कोई भी रीजन से गुड्स बिजनेस में से निकल रहे, भले वो थेफ्ट हो गए, भले वो एबनॉर्मल मतलब जल गए हैं, फायर से खराब हो गए हैं, या कोई भी तरीके से बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो हमेशा परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और ये पर्सनल यूज है इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा। कौन सी डेट है, 25। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 400 रुपीज। कितना अमाउंट है, 400। ओके, वापिस सुनना, बिजनेस में से कोई भी तरीके से गुड्स जाता है तो सेल के सिवाय तो बिजनेस में हमेशा परचेस क्रेडिट होता है। जनरल एंट्रीज में हमेशा परचेस क्रेडिट होता है, एंड ये पर्सनल यूज के लिए गया इसलिए ड्रॉइंग डेबिट होके परचेस क्रेडिट होता है। ओके, कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ सन ₹500 पेड फ्रॉम बिजनेस। बच्चे की कॉलेज की फीस पे की है तो वो इंसान का पर्सनल एक्सपेंस है, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। अपने बच्चों की फीस पे करना ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है तो उसको ड्राइंग बोलेंगे। एंड पैसा दिया है तो कैश, तो ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। लास्ट एंट्री, ओनर ने अपने बच्चे की कॉलेज फीस पे की है मतलब उसका पर्सनल एक्सपेंस है तो उसको ड्राइंग मानेंगे, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। एक बार वापस गो थ्रू कर लेना अच्छे से।
इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड कमेंस बिजनेस। बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और बिजनेस कमेंस किया, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कैश के फॉर्म में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि वॉट एवर कम्स इन डेबिट, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000। फिर बोला है गुड्स फर्नीचर एंड डेटर्स बिजनेस में आया है व्हाइल कमेंसिंग बिजनेस, ओनर लेके आया, तो क्या होगा, ये सब कैपिटल होगा, तो गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000 एंड डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, बिजनेस के लिए कर्जा होता है जो ओनर ने उसको दिया है, करेक्ट। अब थर्ड, बिजनेस के अंदर ओनर ने अपनी पर्सनल बाइक बेची जो 20,000 की थी, जो 15,000 में बेची, एंड बेचने के बाद जो पैसा है उसमें से 10,000 बिजनेस को दिए, तो ओनर ने कितने की बाइक कितने में बेची डजेंट मैटर, वो बिजनेस में कितना पैसा लेके आया है बिजनेस के लिए वो मैटर करता है। तो बिजनेस के लिए अल्टीमेटली 10,000 रुपीज लेके आया है, तो कैश लेके आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट वॉट एवर कम्स इन डेबिट टू कैपिटल अकाउंट डेट इज 10,000। फिर ओनर बिजनेस में रिसीवेबल्स लेके आया, पेएबल्स लेके आया, तो रिसीवेबल हमेशा डेबिट होगा बिकॉज वो आने वाला है पैसा फ्यूचर डेट पे, पेएबल्स जाने वाला है पैसा फ्यूचर डेट पे, तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, पेएबल्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल क्रेडिट क्यों होगा, बिकॉज रिसीवेबल्स जितना आया उसमें से पेएबल्स को माइनस करके अल्टीमेटली 2,000 ही एक्स्ट्रा बिजनेस के पास कैपिटल बचता है। उसके बाद क्या बोला है कि ओके, बिजनेस ने ओनर ने 1,000 रुपीज खुद के पर्सनल यूज के लिए निकाले, 1,000, उसके पहले कैश वाला, सॉरी इनकम टैक्स 500 रुपए का इनकम टैक्स पे किया। इनकम टैक्स ओनर का पर्सनल टैक्स माना जाता है, बाकी सब टैक्स बिजनेस के टैक्स माने जाते हैं। तो जब ओनर का पर्सनल टैक्स ओनर बिजनेस में से दे रहा है, दैट इज ड्रॉइंग। ओनर का पर्सनल एक्सपेंस अगर बिजनेस बेयर कर रहा है तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं, राइट। तो ड्रॉइंग टू कैश, कैश के फॉर्म में गया। फिर ओनर ने विड्रॉ किया 1,000 रुपए बिजनेस में से, मतलब बिजनेस में से 1,000 रुपए निकाले खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी ड्रॉइंग टू कैश हो गया 1,000 रुपीज। फिर क्या बोला है कि 200 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। लाइफ इंश्योरेंस ओनर का होता है, बिजनेस का नहीं, इसलिए वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस, जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बिजनेस के माने जाएंगे, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस हमेशा पर्सनल माना जाएगा ओनर का, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग में आता है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 200। फिर क्या बोला है कि ओनर ने खुद के पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले बिजनेस में। ओनर ने खुद के पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले बिजनेस में से, तो क्या आएगा, जब भी गुड्स कोई भी रीजन से बिजनेस में से जा रहे हैं रेदर देन सेल्स, तो क्या होता है, परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। क्या होता है, परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है, एंड ये पर्सनल यूज के लिए इस ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। लास्ट एंट्री क्या है कि बच्चे के स्कूल फी के लिए ओनर ने बिजनेस में से पैसा निकाला, कॉलेज फी के लिए, तो ओनर के बच्चे के कॉलेज फी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस का नहीं माना जाता, वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश के फॉर्म में पैसा बिजनेस में से गया है। सो समझ आ गया, क्लियर। एक बार ये भी गो थ्रू कर दो, नेक्स्ट सम शुरू करती हूँ। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 4। Last sum for today's lecture. Okay, let me read the question first. Pass journal entries for the following transactions of Gokul traders. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, journal entries of Gokul traders. Date, particulars, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमेशा यही होता है, ओके। Okay, so entry number 1, that is bought cash of rupees 10,000, stock of rupees 10,000, furniture rupees 5,000 and commence business. बिजनेस कमेंस करने के टाइम ओनर जो भी लेके आता है वो क्या होता है, कैपिटल। 2-3 चीजें लेके आए तो वो सब डेबिट हो जाएगा एंड कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। 2-3 चीजें लेके आए तो वो सब डेबिट हो जाएगा एंड कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। सो पहली डेट क्या है, 2014 का 1 अप्रैल 1।
सो क्या क्या चीजें लेके आया उन्होंने बिजनेस के अंदर? कैश लेके आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, वॉट एवर कम्स इन डेबिट, वॉट एवर कम्स इन डेबिट, तो कैश लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट। स्टॉक लेके आया है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फर्नीचर लेके आया तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना कितना लाया? कैश 10,000, स्टॉक 10,000 एंड फर्नीचर 5,000। टू कैपिटल अकाउंट, ये सब किस फॉर्म में लाया है? कैपिटल में, कैपिटल के फॉर्म में लेके आया। बिजनेस स्टार्ट होने के टाइम ओनर बिजनेस के अंदर जो भी चीजें लेके आ रहे हैं खुद के पर्सनल एसेट में से, उसको बोलते हैं कैपिटल। ओनर बिजनेस में जो जो लेके आएगा वो सब डेबिट हो जाएगा एंड कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो 10 + 10 20, 20 + 5 25,000 विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑफ कैपिटल। ओके, next entry of April 3rd 2014, that is good purchase of ₹5,000 from Mathura Traders. Goods purchase किए हैं, purchase account, goods comes in, whatever comes in debit, तो purchase account debit हो जाएगा। कौन सी तारीख है? 3rd। purchase account debit। अब मथुरा ट्रेडर्स पार्टी का नाम दे दिया और कैश नहीं बोला है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मथुरा ट्रेडर्स आर द गिवर, तो मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट होगा? 5,000 5,000। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट टू मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट 5,000 5,000। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹4,000, 4,000 के गुड्स बेचे गए। किधर भी पार्टी का नाम नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है, कोई भी फर्म का नाम नहीं है, तो जब भी कोई नाम नहीं हो ट्रांजेक्शन के अंदर तो माना जाता है कि वो ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन। सो गुड्स सोल्ड फॉर, और इसमें तो क्लियरली बोल दिया है कैश, ये एंट्री में तो क्लियरली बोल दिया है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹4,000, तो कैश आएगा जब अपन गुड्स बेचते हैं तो पैसा आता है। whatever comes in debit and whatever goes out credit, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज सेल्स के फॉर्म में गुड्स बिजनेस में से जा रहे हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट 4,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 4,000। क्रेडिट लिखते नहीं है, डेबिट लिखते हैं। ओके, जब क्रेडिट की एंट्री होती है तो आगे 2 लगा देते हैं और डेबिट होता है तो DA लगाते हैं। हमेशा क्रेडिट थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर लिखा जाता है। Goods purchased from Rishikesh of ₹8,000 and paid an half amount in cash. ऋषिकेश से 8,000 का गुड्स लिया, 4,000 पे किया और 4,000 बाकी रखा। ठीक है, तो 4,000 का कैश सेल हुआ, 4,000 का क्रेडिट सेल हुआ, सॉरी परचेस हुआ। गुड्स परचेस किया है तो परचेस तो पूरा 8,000 का ही हुआ है ना, जिसमें से कैश में परचेस अकाउंट डेबिट 8,000, जिसमें से कैश में 4,000 का परचेस किया, आधा पैसा दे दिया है, मतलब कैश में पे किया है 4,000, आधा नहीं पे किया तो आधा क्रेडिट हो गया। क्रेडिट में पार्टी का नाम लिखते हैं, तो ऋषिकेश अकाउंट 4,000, मतलब 4,000 ऋषिकेश को पे करना बाकी है, 4,000 कैश पे कर दिया है, 8,000 का परचेस क्लियर। अगेन 8,000 का परचेस किया जिसके अंदर से आधा अमाउंट कैश में पे कर दिया था, मतलब क्या हो 4,000, 8,000 का आधा कितना होता है 4,000, तो 4,000 टू कैश कर दिया और 4,000 जो बाकी है, जो ऋषिकेश को पे करना बाकी है, वो ऋषिकेश के नाम पे क्रेडिट कर दिया। ओके एवरीवन, सॉरी मैंने डेट्स थोड़ी गलत लिख दी है। 3 के बाद 4th और फिर 6th ये परचेस की एंट्री, एंड देन 7 गुड्स ऑफ 1,600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स। जो ये मथुरा ट्रेडर्स से 5,000 गुड्स परचेस किए उसमें से 1,600 के गुड्स वापस रिटर्न कर दिए। ये परचेस है तो परचेस रिटर्न हो जाएगा, तो एंट्री नंबर सॉरी डेट 7th को मथुरा ट्रेडर्स को गुड्स रिटर्न कर दिया, मतलब परचेस रिटर्न कर दिया। किसको? मथुरा, तो मथुरा ट्रेडर्स को वापस गुड्स मिलेंगे, उसके खुद के मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट द रिसीवर, मथुरा ट्रेडर अकाउंट इज द रिसीवर टू परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस हमेशा डेबिट होता है, परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, कितना? 1,600 का गुड्स, 1,600 का गुड्स जो मथुरा ट्रेडर्स ने 5,000 का गुड्स परचेस किया था, जो अपन ने 5,000 का गुड्स मथुरा ट्रेडर्स से परचेस किया था उसमें से 1,600 वापिस रिटर्न कर दिया। तो मथुरा ट्रेडर्स इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड परचेस रिटर्न विल बी क्रेडिटेड बिकॉज गुड्स गोज आउट, वट एवर गोज आउट क्रेडिट। ओके नेक्स्ट 9th
गुड्स और रुपीज 600 गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए अपन ने पैसा दिया है, मतलब डोनेशन किया है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड मतलब डोनेशन किया, कोई भी फंड में पैसा देना मतलब डोनेशन किया है। और गुड्स दिया है, मैंने पहले भी बोला था गुड्स कोई भी रीजन से बिजनेस में से बाहर जा रहा है रेदर देन सेल्स, तो उसके अंदर परचेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। गुड्स बिजनेस में से बाहर जा रहा है कोई भी रीजन से सेल्स के सिवाय, तो परचेस अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा। तो ये क्या होगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। बिजनेस में से गुड्स बाहर जा रहा है कोई भी रीजन से रेदर देन सेल्स, तो सेल्स के सिवाय कोई भी रीजन से बिजनेस में से गुड्स बाहर जा रहा है तो परचेस अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। कितने का, 600, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट। सॉरी, ये 9th है एंड फिर आएगा 10th। इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन परचेज फॉर ₹4000। अभी इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन जो होते हैं या स्क्रूज, ये सब क्या बोलते हैं, डेड स्टॉक। इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, छोटी छोटी जो मशीन्स होती है जो एकदम नॉमिनल अमाउंट्स की रहती है, उनको बोलते हैं डेड स्टॉक। तो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन भी किस में जाएगा, डेड स्टॉक में जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज कर रहे हैं तो कैश पे किया होगा, तो टू कैश। जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, स्क्रूज, ये सब जो होता है ये सब डेड स्टॉक में जाता है। तो डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पैसा दिया है उस मशीन को पे परचेस करने के लिए 450, 450। ओके, नेक्स्ट एंट्री 15th डेट की 100 शेयर्स ऑफ श्री बरसा लिमिटेड परचेज एट ₹30 and 2% brokerage is paid. Both the payment is made by check. 100 शेयर्स लिए ₹30 ईच, मतलब 100 into 30 that is 3000 रुपीज के शेयर्स परचेज किए, उसमें से 2% ब्रोकरेज दिया। ब्रोकरेज एक्सपेंस हुआ अपना, अपन ने 300 शेयर्स परचेज किए जिसके लिए 2% ब्रोकरेज दिया है। तो 3000 का 2% कितना होता है, ₹60। 3000 का 2% कितना होता है, 60। जब भी कोई एसेट अपने लिए शेयर्स अपन परचेस करते हैं, अपने लिए एसेट हुआ, एसेट परचेस करने के टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट की कॉस्ट में ही माना जाता है। एसेट परचेस करने के टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट की कॉस्ट में ही माना जाता है। तो अपन क्या करेंगे, शेयर्स को ही लिखेंगे, शेयर्स ऑफ श्री बरसा लिमिटेड टू, कौन सी डेट है ये, 15th। शेयर्स ऑफ श्री बरसा लिमिटेड डेबिट टू, बैंक से पेमेंट किया इसलिए बैंक आएगा वरना कैश लिखते हैं। यूजुअली शेयर्स के पेमेंट बैंक से पेमेंट होता है, कैश में पेमेंट नहीं होता। यूजुअली बैंक शेयर्स के जो पेमेंट होता है वो बैंक से होता है, कैश से नहीं होता यूजुअली, ठीक है। तो शेयर्स ऑफ श्री बरसा लिमिटेड कितना हुआ, 3000 हुआ प्लस ₹60 ब्रोकरेज। एसेट परचेस करने के टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट की कॉस्ट में माना जाता है। तो ये भी एसेट है तो उसका जो ₹60 ब्रोकरेज हुआ वो इसके साथ ऐड करके ही डायरेक्टली अमाउंट लिखा जाएगा। एसेट परचेस करने के टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट की कॉस्ट में माना जाता है। शेयर्स भी अगर कोई और कंपनी के शेयर्स बिजनेस ले रहा है तो बिजनेस के लिए एसेट होता है, तो वो भी बिजनेस की कॉस्ट में, वो शेयर्स की कॉस्ट में ही माना जाएगा, एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा ₹60 का ब्रोकरेज। क्लियर एवरीवन? एक और बार मैं वापस बता देती हूँ। सबसे पहले कैपिटल की एंट्री थी, तो जितना जितना कैपिटल बिजनेस में लाया वो सब डेबिट कर दिया, कैपिटल के फॉर्म में लाया इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। मथुरा ट्रेडर्स से क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए 5000 के, इसलिए परचेस हमेशा वॉट एवर कम्स इन डेबिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट्स टू हु इज द गिवर, मथुरा ट्रेडर्स इज द गिवर, तो मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट। फिर क्या बोला है कि 4000 के गुड्स कैश में सेल्स किया है, कैश में सेल्स किया है मतलब ऑब्वियसली कैश आएगा। अगर अपन कुछ सेल्स कर रहे हैं कैश में तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, वट एवर कम्स इन डेबिट, वट एवर गोज आउट क्रेडिट इज सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट एंट्री क्या बोला है कि गुड्स ऋषिकेश से 8000 के गुड्स परचेस किए जिसमें से आधा अमाउंट कैश में पे कर दिया है। ऋषिकेश से 8000 के गुड्स परचेस किए जिसमें से आधा अमाउंट कैश में पे कर दिया है, तो 8000 के गुड्स परचेस किए तो परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर ₹8000 टू कैश। आधा अमाउंट क्या होता है 8000 का 4000, इट इज टू कैश 4000 एंड आधा जो बाकी वो ऋषिकेश के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो 4000 ऋषिकेश के नाम से क्रेडिट कर दिया। फिर बोला जो मथुरा ट्रेडर्स से अपन ने 5000 गुड्स परचेस किए थे उसमें से 1600 वापस रिटर्न कर दिए, तो परचेस किए थे तो परचेस रिटर्न होगा, परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा बिकॉज गुड्स गोज आउट। एंड हु इज द रिसीवर, मथुरा ट्रेडर्स इज द रिसीवर, सो मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट।
फिर बोला है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर गुड्स दिए हैं 600 रुपीज के। जब भी गुड्स कोई भी रीजन से बिजनेस से बाहर जाता है, रेदर देन सेल्स के सिवाय कोई भी रीजन से बिजनेस से बाहर जाते हैं, तो परचेस अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, कोई भी रिलीफ फंड में पैसा डालना मतलब डोनेशन किया है, कोई भी रिलीफ फंड में पैसा डालना मतलब डोनेशन किया है। सो डोनेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। फिर बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन परचेस की है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, स्क्रूज, ये सब क्या होता है, डेड स्टॉक, ये सब क्या होता है, डेड स्टॉक। तो डेड स्टॉक अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज ये एक्सपेंस से अपना पैसा गया है टू कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर बोला है कि श्री बर्सा लिमिटेड के शेयर्स परचेस किए, 300 शेयर्स परचेस की, 100 शेयर्स परचेस किए 30 रुपए का एक, तो 30 into 100 दैट इज 3000 रुपीज। उसके ऊपर 2% ब्रोकरेज दैट इज 3000 into 2% 60 रुपीज का ब्रोकरेज है। कोई भी एसेट परचेस करने के टाइम कोई भी खर्चा किया हो तो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होता है, इसके लिए इसमें भी सेम ट्रीटमेंट होगा। 3000 में 60 रुपीज एज कॉस्ट में अपन ऐड कर देंगे, सो 3060 विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एज वेल। सो शेयर्स ऑफ श्री बर्सा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3060 टू बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट किया इसलिए टू बैंक अकाउंट अपन ने किया, अगर चेक नहीं लिखा होता तो अपन टू कैश करते हैं। ओके, सो ये बच्चे से गो थ्रू कर दो, इसका नेक्स्ट मतलब जो बाकी के एंट्रीज है मैं उसके बाद करवाती हूँ। ओके, इसके बाद है 18 डेट की एंट्री। गुड्स रुपीज 4000 सोल्ड टू केदारनाथ। कैश किधर भी नहीं लिखा है एंड पार्टी का नाम लिखा है तो क्रेडिट सेल्स माना जाएगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है एंड पार्टी का नाम डेबिट होगा बिकॉज केदारनाथ इज द रिसीवर। हु इज द रिसीवर? केदारनाथ इज द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सो केदारनाथ विल बी डेबिटेड। 18th नंबर की 18 डेट की एंट्री। ठीक है, तो केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का सेल्स किया है? 4000 रुपीज का। ठीक है, कैश नहीं बोला है तो अपन माने, और पार्टी का नाम दिया है तो ये क्रेडिट सेल्स हुआ। गुड्स रुपीज 1500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कोई भी चीज से गुड्स खराब होते हो या गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हो रेदर देन सेल्स, तो परचेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है तो अपन को नुकसान होगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है तो अपन को नुकसान होगा, तो अपन नुकसान है तो क्या लिखेंगे? लॉस ड्यू टू गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। डेबिट टू परचेस अकाउंट। कौन सी डेट है? 20। लॉस ड्यू टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर टू परचेस अकाउंट 20 डेट है। एंट्री कितने अमाउंट की होगी? 1500 की। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एंट्री, हाफ द गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम केदारनाथ। केदारनाथ को कितना? 4000 का गुड्स बेचा था केदारनाथ में, उसने आधे गुड्स वापस रिटर्न कर दिया। अपन ने सेल्स किया, अपन को वापस रिटर्न आया, तो वो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। मतलब अपने गुड्स अपन को वापस आ रहे हैं, वट एवर कम्स इन डेबिट, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है? केदारनाथ, तो हु इज द गिवर? क्रेडिट द गिवर टू केदारनाथ अकाउंट। कितना? 4000 का गुड्स, तो 2000, आधा गुड्स दे रहा है ना वापिस, तो 2000 का गुड्स वापिस दे रहा है। कौन सी डेट को वापिस दिया? 22 को। केदारनाथ में जितना अपने केदारनाथ को जितना सेल किया था उसमें से केदारनाथ ने हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न कर दिया। हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न किया मतलब 4000 का आधा 2000 का रिटर्न कर दिया। सेल्स रिटर्न टू केदारनाथ। गुड्स रुपीज 500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए। पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज लेते हैं बिजनेस में से तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं? ओनर बिजनेस में से कुछ भी लेके जाता तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। गुड्स बिजनेस में से कोई भी रीजन से ज्यादा रेदर देन सेल्स, सेल्स के सिवाय कोई भी रीजन से ज्यादा तो उसको क्या बोलते हैं? परचेस विल बी क्रेडिटेड। तो टू परचेस अकाउंट कितने का? 500 रुपीज का। डेट कौन सी है? 25th of April। ओके, सो 25th अप्रैल को ड्रॉइंग्स टू परचेस अकाउंट।
फर्नीचर रुपीज 3000 परचेज फ्रॉम बंसीधर फर्नीचर मार्ट। 3000 का फर्नीचर बंसीधर फर्नीचर मार्ट से परचेज किया है। 3000 का फर्नीचर बंसीधर फर्नीचर मार्ट से परचेज किया है। परचेज खाली गुड्स का करते तो ही परचेज डेबिट होता है, बाकी सब केस में परचेज डेबिट नहीं होता है। और इधर किधर भी कैश वर्ड नहीं लिखा है और पार्टी का नाम लिखा है। जिधर से परचेज पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का फर्म का नाम लिखा है, मतलब समझने का क्रेडिट परचेज है। जब क्रेडिट परचेज क्या चीज आई अपने बिजनेस के अंदर 28 डेट, फर्नीचर बिजनेस के अंदर आया तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। कहां से आया? हु इज द गिवर? बंसीधर फर्नीचर मार्ट। टू बंसीधर फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 3000 का। 3000 का फर्नीचर बंसीधर फर्नीचर मार्ट से क्रेडिट में परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बंसीधर फर्नीचर मार्ट। उसके बाद आफ्टर एडिंग 20% गुड्स ऑफ ₹1000 सोल्ड टू चांदनी, कैरेजेस ऑफ ₹50 पेड ऑन हर बिहाफ। मतलब क्या बोला है? एक मिनट, after adding 20% goods of ₹1000 sold to Chandni and carriages of ₹50 paid on her behalf। 20% 1000 के गुड्स 20% प्रॉफिट पे बेचे गए चांदनी को, तो 1000 के गुड्स जब 20% प्रॉफिट में बेचे जाते हैं तो 1000 प्लस 20%, 1000 प्लस 20% दैट इज 1200। एंड ये गुड्स एसेट नहीं है कि अपन कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे एक्सपेंस को, और चांदनी ने पे किया, अपन ने नहीं पे किया। ठीक है, तो चांदनी ने पे किए तो अपन को चांदनी तो अपन एक मिनट, अपन ने पे किए चांदनी के बिहाफ में, मतलब चांदनी फ्यूचर डेट पे अपन को देगी तो एक बार के लिए तो अपना कैश गया। लेकिन ये क्या चीज है? ये एंट्री क्रेडिट एंट्री है। गुड्स अपन ने सेल किया है चांदनी को, अपन ने गुड्स सेल किया है चांदनी को, तो चांदनी ने पैसा नहीं दिया अभी तक, क्रेडिट एंट्री है। जो चांदनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि अपन ने चांदनी को सेल्स किया है। टू चांदनी के बिहाफ पे अपन ने कितना पैसा दिया है? कैश दिया है ना। चांदनी ने बोला एक बार तुम दे दो, बाद में मैं दे दूंगी। कितना? 50 रुपीज। तो कैश 50 रुपीज पे किया है, सेल 1200 का किया है, तो अल्टीमेटली चांदनी को अपन को कितना पैसा देना है? 1250। सेल 1200 का किया है और चांदनी के बिहाफ में 50 रुपए अपन ने और दिए, तो अल्टीमेटली मैं चांदनी से कितने पैसे लूंगी पूरे? अगर चांदनी को मुझे 1200 देने हैं सेल्स के और बोला 50 रुपए तू दे देना, मैं तुझे बाद में दे दूंगी, तो अल्टीमेटली वो मुझे 1250 रुपीज वापिस देगी। तो चांदनी को मुझे कितने रुपए देने? 1250। एक और बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ सब एंट्रीज। केदारनाथ को अपन ने सेल्स किया था, क्रेडिट सेल्स करो क्योंकि पूरे स्टेटमेंट में कैश वर्ड नहीं लिखा है, सो केदारनाथ टू सेल्स। उसके बाद बोला है कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर से, कितने? 1500 के, तो अपन ने क्या लिखा? लॉस ड्यू टू, लॉस हमेशा एक्सपेंस या लॉस हमेशा क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो लॉस ड्यू टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर डेबिट। जब भी गुड्स बिजनेस में से कोई भी रीजन से खराब हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं सेल्स के सिवाय, तो परचेस अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। तो टू परचेस अकाउंट, और ये परचेस अकाउंट क्रेडिट होने वाली एंट्री तुमको एक तो पूछेंगे ही एग्जाम के अंदर। ठीक है, सो टू परचेस अकाउंट। फिर क्या बोला? केदारनाथ को जितना भी अपन ने सेल किया उसमें से आधे गुड्स केदारनाथ ने वापस रिटर्न किए। सेल्स किया, सेल्स रिटर्न हुआ, goods comes in तो debit, whatever comes in debit, तो sales return account debit to केदारनाथ account। ओके, उसके बाद क्या बोला है कि ओनर ने बिजनेस में से गुड्स लिए हैं, ओनर ने बिजनेस में फॉर पर्सनल पर्पस गुड्स लिए हैं। तो जब भी ओनर बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, तो वो क्या हो जाता है? ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग टू परचेस, बिजनेस में से गुड्स जा रहे कोई भी रीजन से सेल्स के सिवाय, तो वो परचेस क्रेडिट हो जाएगा। फिर बोला है कि बंसीधर फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर खरीदा है, कैश में नहीं खरीदा है, पार्टी का नाम दिया है, कैश वर्ड नहीं मेंशन किया है, तो फर्नीचर टू बंसीधर। अब फर्नीचर इज एसेट, एसेट परचेस करने के टाइम परचेस वर्ड नहीं लिखते हैं, एसेट का नाम लिखते हैं। क्लियर? फिर बोला है कि 20% प्रॉफिट 1000 रुपीज के गुड्स थे, जिसपे 20% प्रॉफिट ऐड किया है, जो अपन ने चांदनी को बेचा है। तो 1000 पे 20% दैट इज 1200 के गुड्स अपन ने चांदनी को बेचे, और उसके बिहाफ में 50 रुपए पे किए। 50 रुपए पे किए मतलब अपने एक बार के लिए तो कैश गया, सेल्स 1200 का किया, अल्टीमेटली अपन को चांदनी से कितने रुपए लेने? 1250। क्लियर एवरीवन? ये जनरल एंट्रीज का टोटल कर देना लास्ट में। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।